हेलो दोस्तों, सिविल टेक्निकल में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं निखिल वर्मा आज आपको डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आरसीसी के बारे में डिस्कस करूंगा। आरसीसी का चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम आरसीसी की फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी की क्या होती है? फुल फॉर्म होती है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। चैप्टर नंबर 1 आरसीसी इंट्रोडक्शन। पहले चैप्टर की बात कर रहे हैं। जैसा कि इसमें पहला हेडिंग है सीमेंट कंक्रीट। अब सीमेंट कंक्रीट होता क्या है? सीमेंट कंक्रीट सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट को वाटर के साथ मिक्स करने पर तैयार मिक्सर को सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। सीमेंट कंक्रीट के बारे में अभी हम पूरा आपको लाइव दिखाने वाला हूँ क्या क्या है। मिक्सर देखिए, सीमेंट प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर। अब कोर्स एग्रीगेट क्या होता है? स्टोन ब्लास्ट यानी गिट्टी जो 6 mm से 20 mm की होती है। फाइन एग्रीगेट क्या होता है? सैंड, बालू। चलिए हम आपको दिखाते हैं कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट। चलिए यहाँ 3 तरह की चीजें रखी गई हैं। पहला है गिट्टी जिसे कहते हैं स्टोन ब्लास्ट, यही होता है स्टोन ब्लास्ट। ये क्या है? सीमेंट है आपका। क्या है? सीमेंट है। ये सीमेंट है। ये देखिए बालू है, सादी बालू। और ये क्या है? मोरंग बालू है। मोरंग बालू का यूज किसके लिए? मोटार और कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट में बाइंडिंग तगड़ा मजबूत करने के लिए हम लोग मोटार में मोरंग बालू की यूज करते हैं। बालू 2 प्रकार की, मोरंग बालू है, ये सादी बालू है। ये सीमेंट है। ये क्या है? कोर्स एग्रीगेट है यानी गिट्टी है, स्टोन ब्लास्ट जिसे कहते हैं। 6 mm से 20 mm का होता है। और वाटर के साथ जब तीनों को मिक्स करते हैं, हम तीनों को जब मिक्स करते हैं, चारों को मिक्स करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? सीमेंट कंक्रीट प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट का मिक्सचर, वाटर सीमेंट का मिक्सचर। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। जो चैप्टर है उसी का हम बात करते हैं। जो एक सब्जेक्ट है आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, उसी से रिलेटेड हम इसकी डिफिनीशन जानते हैं क्या होता है। देखिए, प्लेन सीमेंट कंक्रीट पीसीसी का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उच्च होता है परंतु टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है। अतः पीसीसी के टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसमें स्टील की छड़ लगा दी जाती हैं जिसे रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। आरसीसी का सूत्र जान लीजिए, ये मेरे द्वारा दिया गया है। आरसीसी बराबर प्लेन सीमेंट कंक्रीट पीसीसी प्लस रेनफोर्समेंट स्टील बार। लोग सोच रहे होंगे पीसीसी क्या होता है और आरसीसी क्या होता है। चलिए आपको बता रहे हैं पीसीसी और आरसीसी का यूज। देखिए, जो पीसीसी होता है इसका फुल फॉर्म जानिए, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। यह रोड के गलियों के रोड निर्माण में किया जाता है जिसमें स्टील यानी छड़ नहीं पड़ी होती है। अगर किसी भी सीमेंट कंक्रीट में छड़ नहीं प्रोवाइड है तो कैसा है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। और उसी में पहले से हम अगर छड़ प्रोवाइड कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं? आरसीसी। आरसीसी का फुल फॉर्म ही है रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। इसका यूज बीम, कॉलम, स्लैब में, बीम, कॉलम, स्लैब में आप लोगों ने देखा होगा पहले से ही क्या होती है, उसमें छड़ प्रोवाइड होती है यानी स्टील बार प्रोवाइड होती है, तब सीमेंट कंक्रीट का मसाला उसमें प्रोवाइड करके तब बाइंडिंग किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? आरसीसी का बीम, कॉलम, स्लैब में किया जाता है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कंप्रेशन और टेंशन जोन क्या है। कंप्रेशन और टेंशन। तो कंप्रेशन स्ट्रेंथ जब किसी बीम पर हम लोड डाल रहे हैं तो क्या होगा? अंदर से दबाव इस पे पड़ेगा, तो दबाव होगा तो ये सिकुड़ेगा और जो नीचे वाली परत होगी वो फैलेगी। यानी किसके कारण फैलेगी? उसमें स्टील की बार प्रोवाइड होगी, इसी कारण वह फैलेगी। तो ऊपर की लेयर दबेगी, तो जब ऊपर की ओर दबेगा तो वहाँ कंप्रेशन स्ट्रेंथ, और जब खिंचाव, कोई भी चीज का खिंचाव होता है यानी टेंशन होता है, इसे कहते हैं हम लोग टेंशन स्ट्रेंथ। ठीक है, जब कोई भी चीज दब रहा है वहाँ कंप्रेशन, जो चीज खिंचाव हो रहा है वहाँ टेंशन। ठीक, अब आइए हम लोग बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहला है इसमें आरसीसी स्ट्रक्चर कंप्रेसिव के साथ साथ टेंशन भी मजबूत होते हैं। क्यों मजबूत होते हैं? क्योंकि उसमें सीमेंट कंक्रीट के साथ साथ क्या स्टील बार प्रोवाइड होता है, इसीलिए क्या होते हैं? और कंप्रेशन के साथ साथ
टेंशन भी मजबूत होते हैं। दूसरा आता है आरसीसी के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ आसानी से मिल जाती है, जैसे स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट क्या होता है आपको आसानी से प्रोवाइड होता है। तीसरा देखिए आरसीसी जो स्ट्रक्चर होता है फायर रेजिस्टेंस बहुत अधिक करता है, यानी आग को सहने की क्षमता उसके अंदर अधिक होती है। चौथा इसे किसी भी प्रकार में आसानी से क्या किया जाता है, ढाला जा सकता है। ठीक है। डिसएडवांटेज देख लीजिए, आरसीसी रिसाइकेबल नहीं होता, यानी पुनः इसका यूज एक बार स्ट्रक्चर बनाने के बाद पुनः इसका यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा आरसीसी स्ट्रक्चर के डिजाइन को अधिक स्किल की आवश्यकता होती है, यानी अधिक स्किल लेबर पढ़ा लिखा हो तो ये यूज बढ़िया से कर सकता है, बना सकता है। एडवांटेज ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन मटेरियल को देखते हैं हम लोग। देखिए स्टील का डक्टिलिटी हाई होता है, जिसके कारण फेल्योर से पहले इंडिकेट देता है। डक्टिलिटी मतलब क्या, हाई होता है। क्यों हाई होता है? जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसे हम पीट कर पतली पतली लेयर में फैला सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं स्टील टेंशन के साथ साथ कंप्रेशन भी स्ट्रांग होता है, ये आप लोग सब लोग सीखा होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, स्टील टेंशन के साथ साथ कंप्रेशन भी स्ट्रांग होता है, वही लाइन दोहरा दी गई है। और देखिए कंक्रीट और स्टील का दोनों का ऊष्मीय प्रसार गुणांक समान होता है, अतः स्टील व कंक्रीट के मध्य स्लीपिंग की समस्या नहीं आता है। इसीलिए हम कंक्रीट के साथ स्टील की छड़ी प्रोवाइड करते हैं, ना कि एल्यूमिनियम कॉपर की। क्यों? क्योंकि दोनों का जो थर्मल एक्सपेंशन ऊष्मीय प्रसार होता है एक साथ बढ़ता है एक साथ घटता है। अब आइए स्टील का यंग मॉडुलस कंप्रेशन व टेंशन दोनों में क्या होता है, समान होता है। अब आइए बात करते हैं कैरेक्टरिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये क्या होता है कैरेक्टरिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट? IS 456 2000 के अनुसार कंक्रीट का कैरेक्टरिक स्ट्रेंथ वह स्ट्रेंथ है जिस पर कोई भी स्ट्रक्चर पर 100 बार लोड डालकर टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें से 95% पास कर जाता है और 5% नहीं पास करता। इस स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टरिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कहते हैं। इसकी यूनिट यानी इसकी मात्रा क्या होती है, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। इसे निकालने के लिए हमें 150 mm की 3 क्यूब बनाते हैं और उसका हम 7 दिन पर एक बार स्ट्रेंथ चेक करते हैं और एक बार 28 दिन पर। तो 7 दिन पर जो है 70% स्ट्रेंथ शो करती है और 28 दिन पर 99% स्ट्रेंथ शो करने लगता। अब आइए देखते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट। एक तरफ हम लोग ग्रेड को दर्शाया है, दूसरी तरफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट को, यानी ऑर्डिनरी जो कंक्रीट होती है वो M10 to M20 के ग्रेड के होते हैं, और जो स्टैंडर्ड कंक्रीट होते हैं M25 से M55 तक होते हैं, और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट M60 से M80 तक होती है। ठीक है। यहाँ M का क्या मतलब है, M कंक्रीट मिक्स है और इसकी आगे लिखी हुई संख्या क्या है, कैरेक्टरिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। इसी प्रकार हम स्टील को या फी को फेरस को तथा उसके आगे लिखी हुई संख्या यील्ड स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए कुछ देखते हैं स्ट्रक्चर किसमें किसमें। पहला ए नंबर है, जब हम आरसीसी वर्क कर रहे हैं तो नॉट लोअर देन M20 ग्रेड से नीचे कंक्रीट का यूज नहीं करते हैं, इसके ऊपर से ही यूज करते हैं। अब जब प्रीटेस्टेड कंक्रीट वर्क करते हैं तो M35 से एबव और M40 से भी एबव करते हैं। अब देखिए अगर आपका प्लेन कंक्रीट वर्क है, सिंपल फाउंडेशन है, चिनाई वाल को कर रहे हैं तो M20 से भी कम के ग्रेड को हम यूज कर सकते हैं मोटार का, कंक्रीट मोटार का। अब देखिए आता है टाइप्स ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। पहला आता है माइल्ड स्टील FE 250, दूसरा आता है मीडियम टेंसाइल स्टील FE 350, तीसरा आता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील डिफाइंड बार FE 415 और 500, और चौथा आता है TMT कहते हैं थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड बार। ये पहले के बारे में डिस्कस करते हैं। माइल्ड स्टील यानी प्लेन बार FE 250 स्वभाव में तन्य होते हैं, इन्हें पीट कर, यानी तन्यता का मतलब क्या, जिसमें तन्यता को गुड़ पाया जाता है, इन्हें पीट कर पतली पतली चादरों में दर्शाया जा सकता है। कम स्ट्रेंथ होता है, कमजोर बांड होता है, जो रिप्स होता है इसमें हल्का होता है, नगड़ के बराबर होता है, पता नहीं चलता है, और लेटरल टाइज के रूप में उपयोग करते हैं, जो स्टीरप्स के रूप में। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसकी कितनी होती है, 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति
mm² होता है। ठीक है, अब दूसरा आता है HYSD जिसे कहते हैं हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफार्म बार, FE 415 से FE 500। ठीक है, तो आता है इसकी पहला देखिए, इसमें माइल्ड स्टील की अपेक्षा अधिक सामर्थ्य होती है, बिल्कुल अधिक सामर्थ्य होगा। बेहतर बांड बनाती है, बेहतर बांड बनाती है क्योंकि उसमें जो रिप्स होता है काफ़ी तगड़ा होता है, जो लेयर पता चलता है। HYSD के उपयोग करने ओवरऑल लागत घट जाती है क्योंकि सामर्थ्य अधिक होने के कारण स्टील की मात्रा जब घटेगी, सामर्थ्य अधिक होता है, किसके उपयोग क्या होगी, लागत कम हो जाएगी। तीसरा थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार जिसे हम लोग क्या कहते हैं, TMT क्या होता है, HYSD से बेहतर होता है। न्यू जनरेशन का बार इसे कहते हैं। जब ये हॉट रोलेड स्टील बार कोल्ड वाटर के द्वारा गुजरती है तो TMT बार का निर्माण होता है। इसका आउटर सरफेस हार्ड यानी कठोर होता है और इनर सरफेस क्या होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। अब एक आता है चौथा इसी में CRS कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है, कोरेसिव रेजिस्टेंस स्टील बार। इसमें स्टील में जंग कम लगता है। क्रोमियम यानी Cr की मात्रा इसमें 1.5% तक होता है और कार्बन की मात्रा इसमें 18% होता है। यह बिल्कुल क्या होता है, रस्ट फ्री होता है। ठीक है, देखिए जो ये स्टील बार होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्स कहते हैं। इसमें देखिए TMT का टाटा टिस्कॉन का सरिया है, तो TMT इसका रिप्स कुछ क्या है पता चल रहा है, ताकि मसाले के साथ यही क्या करता है, बांड बनाया जाता है। इसीलिए स्टील के बार में रिप्स हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं बनाते समय। अब देखिए इसमें आता है टाइप्स ऑफ लोड, लोड के प्रकार। पहला है डेड लोड, दूसरा है लाइव लोड, तीसरा है स्नो लोड, चौथा है विंड लोड, एक और था इलेक्ट्रोकेप्टिक लोड यानी भूकंप के कारण। अब डेड लोड में देखिए कितने प्रकार होते हैं। पहला पॉइंट लोड होता है, दूसरा UDL यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लोड, और तीसरा होता है इसमें UVL यानी यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। पॉइंट लोड क्या होता है, जैसे छत से लटकाया गया पंखा, वो पॉइंट लोड नहीं माना है, लेकिन एक बिंदु पर तो ही कार्य करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट लोड। अब UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट बार यानी हर एक मीटर पर, मान लीजिए ये कोई लंबी सीधी ये पटरी है, ठीक है, यहाँ 1 मीटर, यहाँ से यहाँ कितना है, ये भी 1 मीटर है आपका, 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ये भी क्या है 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे भी 5 किलो न्यूटन का फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी 5 किलो न्यूटन की, यानी दूरियां समान है और लोड क्या है, समान है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लोड। अब तीसरा आता है UVL यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। जैसे आप लोग ने सीढ़ी पर जब चढ़ते हैं तो भार आपका क्या होता है, बढ़ता जाता है, यानी एक समान से चढ़ता हुआ भार को हम लोग क्या कहते हैं, एक समान दर से बदलता हुए भार को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। यानी जब आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं, पहले सीढ़ी कुछ और होता है, दूसरे कुछ और होता है, तीसरे कुछ और होता है, भार क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब दूसरा आता है आपका लाइव लोड। अभी इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्नो लोड, ये बर्फ के कार्य में, जैसे कहीं पहाड़ी एरिया है तो वहाँ बर्फ गिरने के कारण भी लोड लगता है। विंड लोड, हवा के कारण जो लोड लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विंड लोड। अब आइए एक्सप्लेन करते हैं हम 2 महत्वपूर्ण लोड, जिसे डेड लोड की डिफिनीशन, वह लोड जो सदैव अपना मान बिना बदले किसी निश्चित स्थान पर क्रिया करता रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेड लोड कहते हैं। जैसे किसी स्थान पर रखी मशीन का भार, कॉलम पर छत का भार, ट्रस का भार, ये सब कैसा है, डेड लोड है। ठीक है, अब आता है लाइव लोड, वह लोड जो अपने समय के साथ भूमि या बीम पर भार की क्रिया बिंदु नहीं बदलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइव लोड कहते हैं। जैसे चलती हुई रेलगाड़ी के बस के पहियों का भूमि पर लगा भार। जैसे ट्रेन का पहिया चल रहा है तो कुछ दूर पर कोई यहाँ पर कुछ और लोड लग रहा है, थोड़ा आगे बढ़ गया, वहाँ लोड लग लेना, यानी उसकी क्या हो रही है, चलती हुई रेलगाड़ी या बस के पहिया, यानी उसकी क्या होगा, वेग आगे लगता जा रहा है, यानी एक स्थान पर क्रिया नहीं कर रहा है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, अस्थायी भार, जो एक स्थान पर क्रिया ना करे। लाइव लोड ये अस्थायी रूप से क्रिया करता है, ठीक है, हमेशा के लिए नहीं होता ये। अब लास्ट हेडिंग है आपका, टॉपिक है मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर। RCC स्ट्रक्चर के डिजाइन हम लोग किस किस तरह से विधि से करते हैं। पहला आता है WSM, जिसे कहते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड। दूसरा आता है USM यानी अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड।